सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष बिरला, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय देवली। आज मेरा जो विषय है वो है, मेरा जो पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूं मैं, वो है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रयोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की जो शिक्षा नीति होती है या किसी भी देश का जो विकास होता है वो वहां के मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जिसके निर्धारण में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा किसी भी देश की न केवल आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होती है, बल्कि वो उसके सामाजिक चिंतन की बुनियाद, सांस्कृतिक बनावट की समझ और राजनीतिक प्रतिष्ठा की भी परिचायक होती है। सामान्य रूप में यदि हम बात करें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। उन 3 उद्देश्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला उद्देश्य आता है एक्सीलेंसी, दूसरा आता है एफिशिएंसी और तीसरा आता है इक्विटी। एक्सीलेंसी का अगर हम अर्थ बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं एफिशिएंसी के माध्यम से जो युवा वर्ग है उस युवा वर्ग को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हमें तैयार करना है। और तीसरा आता है वो है इक्विटी, और इक्विटी का जो अर्थ है वो है बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के सभी को अपनी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलने चाहिए। किंतु यदि हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के जो वर्तमान जो परिदृश्य हमारे सामने नजर आ रहा है उस पर यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज की जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता, इसकी उपादेयता निरंतर कम होती चली जा रही है। अब यदि निरंतर कम हो रही है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के साथ उसका तालमेल भी कम होता चला जा रहा है। अब जब कम हो रहा है और उसके साथ साथ जो शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के अंतर्गत हमारे सामने कुछ बहुत बड़े प्रश्न यक्ष प्रश्न के रूप में हमारे सामने निकल करके आते हैं, जिनको कि हम इस रूप में देख सकते हैं कि क्या देश की शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में सफल है? क्या देश की शिक्षा जो है वो आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है? क्या शिक्षा का जो जीवन की वास्तविकताओं से उसका लगाव है, उसका जुड़ाव है? इसके साथ साथ कि क्या जो शिक्षा है वो देश की संस्कृति व प्रगति के अनुरूप तथा मूल्य आधारित है? क्या शिक्षा छात्रों के भावी जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है या सफल है? ऐसे कुछ प्रश्न हमारे सामने निकल करके यहां पर आते हैं जो कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और हम यदि कहें तो इसमें से जब हम अधिकांश का उत्तर देखते हैं तो हमें इनमें से अधिकांश के उत्तर के अंदर ना शब्द दिखाई देता है, अर्थात ये इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में हमें ना के रूप में ही यहां पर ज्यादा बात होती है। इनमें से जो प्रश्न हमें मिल रहे हैं, ये जो प्रश्न हमारे सामने रखे हुए हैं, ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो यदि हम देखें तो वर्तमान जो शिक्षा नीति है इसका वर्तमान परिस्थितियों से जो सामंजस्य है वो निरंतर कम हो रहा है, जबकि शिक्षा में ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए कि व्यक्ति की न केवल आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण हो, अपितु वो सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव उसका बेहद सक्रिय और ऊर्जावान हो। उसके साथ साथ सक्रिय और ऊर्जावान के साथ साथ वह सक्रिय सृजनशीलता के रूप में भी कार्य करे। उसके अंतर्गत जो सृजनशीलता है उसके भाव उसके मन में हो, जिसके अंतर्गत एक आम आदमी भी बसा हुआ हो। इसलिए शिक्षा को हमें समयानुकूल बनाने के लिए उसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करने की आवश्यकता महसूस की गई और उसी के अनुरूप ये नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। आज यदि हम बात करते हैं तो जो ज्ञान का जो परिदृश्य है आज हमें दिखाई देता है, आज पूरा विश्व तीव्र परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास अपने आप में एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है और इस विकास से एक और यदि हम देखते हैं तो जो अकुशल कामगार हैं, अनस्किल्ड जो लेबर है, उनकी जगह तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में मशीनें ले रही हैं और मशीनें ले चुकी होंगी। लेकिन जो कामगार हैं, स्किल्ड लेबर है, कुशल कामगार हैं, उनकी मांग लगातार बढ़ेगी, अनुसंधान बढ़ेगा और विशिष्ट योग्यता रखने वालों का दायरा जो है वो निरंतर बढ़ेगा। इसीलिए ये जो तकनीकी और कौशल विकास की जो 21वीं सदी है हमारे सामने जो हम चल रहे हैं, इस 21वीं सदी के अंतर्गत यदि हम बात करें तो क्या सोचें, ये शब्द अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा।
बल्कि इसके स्थान पर बात आती लगी है कैसे सोचें, और उसके साथ साथ सतत हम सीखते रहें। ऐसे जो पक्ष हैं कि हम कैसे सीखें और सतत सीखते रहें, ये पक्ष अब लगातार महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं, मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया, जिसके जो मुख्य बिंदु रखे गए, इसके पहले जो हमने प्रश्न रखे गए और जो लक्ष्य हमने यहां पर निर्धारित किए, उन लक्ष्यों के आधार पर ही जो इसके प्रमुख प्रश्न रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं। यदि हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहला जो बिंदु इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें दिखाई देता है वो है बहुविषयक व समग्र शिक्षा का विकास। दूसरा बिंदु है अवधारणात्मक समझ पर जोर। तीसरा है रचनात्मक व तार्किक सोच को प्रोत्साहन। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है और जो हमारी परीक्षा पद्धति है, ये रटने की विद्या पर आधारित हो गई है। कितने प्रतिशत मार्क्स आए ये महत्वपूर्ण हो गया है, बजाय कि इसके कि उस व्यक्ति को कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है विषय का, ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। आज परसेंटेज बहुत मायने रखने लग गई है, जबकि कुशलता का या कौशल का या ज्ञान का प्रतिशत से इतना विशेष लगाव नहीं होता, इतना जुड़ाव नहीं होता। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारी परसेंटेज बेस पर बात करती है। इसके साथ साथ जो भाषा है, उस भाषा की शक्ति को भी हमें प्रोत्साहन देना होगा। इसीलिए इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की बात कही गई है, क्योंकि मातृभाषा में ही व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है और उसके अंदर एक तर्क शक्ति का भी विकास होता है, यदि उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर दी जाए। उसके साथ साथ सीखने के लिए जो सतत मूल्यांकन है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। तकनीक के उपयोग को भी, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 21वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी की सदी रहेगी, तो इस समय पर हमें तकनीक के बढ़ते हुए विकास से सामंजस्य बनाए रखने के लिए तकनीक के उपयोग को भी हमें बढ़ावा देना होगा। इसके साथ साथ पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो स्थानीय संदर्भ हैं उनको भी हमें महत्वपूर्ण स्थान देना होगा, क्योंकि भारत जैसा देश एक विशाल देश है और इस विशाल देश के अंतर्गत हम एक ही बात पूरे देश के अंदर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अपने आप में एक विविधताओं वाला देश है। इसलिए हमें पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो भी स्थानीय संदर्भों में विविधता पाई जाती है उस विविधता के बारे में हमें बात रखनी है। इसके साथ साथ कि जो प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के जो सभी स्तर हैं, जितने भी लेवल से यहां पर आते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के मिडिल सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक, उन सभी के पाठ्यक्रमों में आपस में सामंजस्य की बात इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो उत्कृष्ट स्तर के शोध को बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बात कही गई है। शिक्षक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र के रूप में हैं, इसीलिए शिक्षक और शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनसे संबंधित सभी तथ्य जिनके आधार पर वो अपना लगातार व्यक्तिगत उन्नयन करते रहें, उसके बारे में भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत अधिक जोर दिया गया है। निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन पर भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बात की गई है। साथ ही साथ सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें भी लचीलापन रखा गया है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें लचीलेपन को भी इसके अंतर्गत बात कही गई है, और जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो विशिष्ट क्षमताएं हैं उनकी पहचान करके उसको उसी अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, ये इस नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ मानविकी, विज्ञान और तकनीकी जो शिक्षा है इनमें भी आपस में सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी एक ही व्यक्ति की, एक ही छात्र की सभी विषय उसके, चाहे वो विज्ञान का अगर विद्यार्थी है तो उसके ये आवश्यक नहीं है कि उसके सभी विषय अपने आप में बहुत अच्छे होंगे। अगर उसको हो सकता है उसका एक विषय मानविकी का अच्छा हो, तो आपस में इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से तालमेल की बात की जानी चाहिए, और जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, सांस्कृतिक चेतना है और जो गौरव है, वो भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में माना गया है। तो ये जितने भी प्रयोजन रखे गए कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए हमने यहाँ पर इन 15 बिंदुओं का चयन किया है। इन 15 बिंदुओं के कारण से ही हम ये देखते हैं कि हमारे सामने इस नई शिक्षा नीति की आवश्यकता हमें महसूस हुई है। तो इस रूप में यदि हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति
जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें जितने भी ये बिंदु हमने जो शामिल किए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से जो शिक्षा का स्वरूप हमारे सामने बनता है, उस शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो उससे ज्ञानवान, कौशल, निपुण और उसके साथ साथ सेवा भावी नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की केवल आजीविका अर्जित करना ही नहीं है। आजीविका अर्जित करने में तो उसे सक्षम बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए बदलते समय के अनुसार जो शिक्षा की संरचना है, उद्देश्यों में परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप ही ये नई शिक्षा पद्धति यहां पर बनाई गई है और इसी रूप में हम इसको जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।